साथियों, आज हम रुड़की में हैं और आज हमारे लिए बहुत सौभाग्य का दिन है कि हमारे साथ हैं हमारे वरिष्ठ साथी श्री नरेश राजवंशी जी। आज हम उनसे चर्चा करेंगे जो शायद सभी के लिए बहुत सार्थक होगी। जी बहन जी। आपका शुभ नाम? नरेश राजवंशी। अच्छा, ये बताइए कि आपके परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार में मेरी धर्मपत्नी है, बेटा है, पुत्र वधू है और एक पोता और पोती हैं। तो इसका मायने ये हुआ कि आप संयुक्त परिवार में हैं, एक हरे भरे परिवार में आप इस समय रह रहे हैं। अच्छा, ये और बताइए कि आपका कार्य क्षेत्र क्या है? किस विषय में? मतलब आपकी, सबसे पहले तो पूछना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी मैं पूछूंगी कि आपकी आयु क्या है इस समय? मैं 1 अप्रैल को 82 वर्ष पूरे कर चुकूँगा, 2 महीने बाद। जी, ये तो हमारे लिए, क्या सभी साथियों के लिए एक बहुत हर्ष का विषय है कि एक अनुभवी और वयोवृद्ध हमारे मध्य हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी वृद्ध के विचार सुनना अपने आप में एक बहुत अच्छी बात होती है और हमें एक अनमोल चीज़ों से हमारा परिचय होता है। तो आप मुझे ये बताइए कि इस समय पे आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि 82 वर्ष की अवस्था में मुझे कहीं नहीं लगता कि आप किसी भी प्रकार से अशक्त हैं या आपकी वाणी में कोई तेज नहीं है। तो मुझे बताइए कि इस समय आप किस कार्य में रत हैं? मैं साहित्य साधना करता हूँ जी और चूँकि साहित्य ही मेरा जीवन है, जी इन्हीं को पढ़ता हूँ और सही मायने तो मैं साहित्य ओढ़ता भी हूँ, बिछाता भी हूँ और इसी में रमता हूँ। मुझे एक चीज़ से वितृष्णा है, मुझे दिखावे से वितृष्णा है। मैं उसमें विश्वास नहीं करता और मन की गहराइयों से बात को सोचना चाहिए। मेरी व्यक्तिगत सोच है कि अनगिन कोष खड़े द्वार पर पीर शब्द का अर्थ बताने और मन से मन का ब्याह रचा तो तन से दूरी के क्या माने। संसार में सब चीज़ें आप चाहें तो ताजमहल खरीद सकते हैं, लेकिन मुझे महसूस होता है कि कमी है तो केवल अपनेपन की। बहुत सुंदर, इतनी सुंदर आपने पंक्तियां व्यक्त की हैं तो वास्तव में ज्ञात हो रहा है कि आप छोटे नहीं, एक बहुत कद वाले साहित्यकार हैं। अब आप मुझे ये बताइए भाई साहब कि आप अपने संयुक्त परिवार में हैं, आपका पुत्र भी है, आपकी पत्नी भी है, नाती पोते भी हैं, तो आप वृद्धावस्था को इस आयु में एक संयुक्त परिवार में किस रूप में देखते हैं कि आप क्या दिन प्रतिदिन अनुभव करते हैं? उसमें क्या आपको लगता है कि बहुत सकारात्मक है और क्या आपको लगता है कि नकारात्मक है? ये मैं आपसे जानना चाहूँगी। जॉइंट फैमिली में मेरे हिसाब से नकारात्मक कुछ नहीं है, एक सुरक्षा है। बहुत बड़ी चीज़ है सुरक्षा मिलना, चाहे वो बुज़ुर्गों को हो या बच्चों को हो। मेरे माँ बाप चले गए, सभी के जाते हैं, और मुझे महसूस हुआ कि माँ बाप क्या गए, सर से छती चली गई, समझो कि मुस्कराने की आदत चली गई। जॉइंट फैमिली बहुत बड़ी चीज़ है। मैं अभी पीछे 7-8 महीने कोरोना से और ब्लैक फंगस से बीमार रहा, 1 महीना एम्स में रहा। मेरे बेटे ने मेरी वो सेवा की है कि मैं श्रवण कुमार को भी भुला दिया है। मेरी पुत्रवधू, लोग कहते हैं लाखों में एक है, मैं कहता हूँ वो करोड़ों में एक है। प्रीति गुप्ता बहुत ही भली लड़की है। मेरे परिवार में मेरी पत्नी है, वो अगर मेरा साथ ना देती तो शायद मैं साहित्य में कहीं भी नहीं आगे बढ़ पाता। मेरे पे वरदहस्त रहा है मेरे मामा जी, प्रख्यात लेखक श्री विष्णु प्रभाकर जी का। उनके सानिध्य में ही मैं, उनकी प्रेरणा से ही आगे बढ़ पाया हूँ। और मेरे एक पोता और एक पोती है। मेरी पोती ने निफ्ट किया है, पीजी कर रही है, और मेरा पोता जो है वो इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर रहा है बेंगलोर से।
ये मेरी जॉइंट फैमिली है। तो जैसा कि अभी आपने बताया कि इस 82 वर्ष की अवस्था में आपको कोरोना हुआ, आपको ब्लैक फंगस हुआ, तो यह तो आपका इतना बड़ा अनुभव है कि इस उम्र में इस बीमारी से बाहर निकलना और निकलने के पश्चात इतनी ऊर्जा के साथ हमारे साथ संवाद करना, तो यह तो आपके लिए मैं आपको सलामी करना चाहूँगी। और शायद सभी वृद्धों के लिए कि जो समझते हैं कि हमारी आयु हो गई, अब हम कुछ नहीं कर सकते, उन सब के लिए आप एक उदाहरण हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि जैसे आप बीमार हुए, तो बीमारी में आपका अस्पताल के अनुभव आपको क्या रहे कि जो वहाँ युवा मरीज थे और एक आप थे वहाँ वृद्ध, और आप लंबी बीमारी से जूझ रहे थे, तो चिकित्सकों का आपके प्रति क्या रवैया था, ये मैं आपके अनुभव जानना चाहूँगी। मैं 10 दिन तो मिलिट्री हॉस्पिटल रुड़की में भर्ती रहा जी। उसके बाद जब मेरे फेफड़े अफेक्टेड हुए तो मुझे एम्स में जाना पड़ा। एम्स में डॉक्टरों का व्यवहार बड़ा कुशल था, बहुत सुंदर व्यवहार था। और मेरे साथ एक क्रेडिट ये था कि डॉक्टरों को पता लग गया मैं कविता लिखता हूँ। वो गाए बगाए मेरे पास आते, डॉक्टर्स भी, नर्स भी, और मुझसे कविता सुनाने का आग्रह करते थे। इससे मुझे भी ऊर्जा मिलती थी, क्योंकि साहित्यिक जीवन अपने में अलग ही होता है। और उनका मेरे प्रति एक बड़ा प्यार, अनुराग, अपनापन था। और वहाँ एम्स में सेवाएं बहुत अच्छी होती हैं। हर 25-30 मिनट बाद, आधा घंटे बाद डॉक्टरों का दल आपको देखने के लिए आता है। हालांकि उसमें प्रशिक्षु भी होते हैं जी, जो ट्रेनिंग ले रहे होते हैं, लेकिन डॉक्टरों में बहुत अपनापन लिखा मुझे वहाँ पर। तो इसका जो एक सार भी ये निकल कर आया कि अगर इस साहित्य जो है, वृद्धावस्था में साहित्य भी एक बहुत अच्छे रसायन का कार्य करता है कि आपने वहाँ अपनी कविताएं सुनाई, तो वहाँ के जो चिकित्सक थे, वहाँ की जो नर्स थी, वो आपके पास आए। तो इसका मतलब ये भी आप कह सकते हैं कि साहित्यकार होना भी वृद्धावस्था के लिए बहुत सकारात्मक एक ऊर्जा का आपके लिए एक कार्य होता है। अच्छा, अब आप ये बताइए कि जैसे ये कहते हैं कि पैसा, कि जब हम बुज़ुर्ग हो जाते हैं, अशक्त हो जाते हैं, हमारे हाथ में हम कमा नहीं सकते, उस समय सब कुछ हम बच्चों पर आधारित होते हैं, तो आपने क्या अनुभव किया या आप क्या कर रहे हैं अपनी वृद्धावस्था में कि पैसे के मामले में आपको किस प्रकार का वो लोग किस तरह से देखते हैं कि भाई अब ये कमा नहीं सकते, बीमारी में इतना पैसा खर्च हुआ, तो वो आपको किस दृष्टि से देखते हैं? ये आपके दिन प्रतिदिन के अनुभव होते हैं कि भाई हमें चीज़ों की ज़रूरत है, हमारे बच्चे हमारे पास बैठते हैं नहीं बैठते, अपना तो देते हैं नहीं देते हैं, समय पर दवाई लाते हैं नहीं लाते हैं, तो ये आपको कैसा अनुभव हुआ? मेरे बच्चे बहुत ही बढ़िया हैं। मैं चाहता हूँ भगवान हर एक को ऐसे बच्चे दे। वैसे मुझे पेंशन मिलती है, सरकारी कर्मचारी था मैं। अच्छा। पैसे का तो कोई अभाव नहीं है, लेकिन मेरा बेटा और बहू अक्सर मेरे तकिए के नीचे बगैर बताए पैसे रख देते हैं, और मुझे आज तक पैसे की कमी महसूस नहीं हुई, क्योंकि मेरी सारी आवश्यकताएं मेरे बेटा बहू पूरी करते हैं। एक बार ज़बान से बात निकलनी चाहिए, वो तुरंत अविलंब पूरा करते हैं, इसलिए पैसे का मुझे कोई अभाव महसूस नहीं होता। ये बात साथियों मैंने पहली बार सुनी है, और ये इतनी सुंदर बात है कि शायद जब और लोग इसको सुनेंगे कि बेटा बहू कि आपकी भावनाओं को ठेस ना लगे, इसलिए वो आपके हाथ में ना देकर आपके तकिए के नीचे रख देते हैं। ये एक बहुत सुंदर बात है, और ये बहुत बड़ी समझदारी है आपके बच्चों में कि वो इस तरह का आपके साथ करते हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि जैसे आपके नाती पोते हैं या आपके मित्र हैं, तो अब आप वृद्ध हैं, लेकिन जो आपके और मित्र हैं वो अभी इतने वृद्ध नहीं हैं, उनका व्यवहार आपके प्रति कैसा है? उनका सबका मेरे प्रति अच्छा व्यवहार है। मैं चूँकि ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर पाता, तो मेरे कवि मित्र मेरी कुटिया पर रुड़की वहीं आ जाते हैं मिलने के लिए जी। और मुझे इससे ऊर्जा मिलती है, क्योंकि लिखने वाले की एक प्रवृत्ति होती है कि लिखने के बाद वो किसी ना किसी को अपनी चीज़ सुनाए। सुनाए, बिल्कुल। और मेरे मित्र वहीं आ जाते हैं, मुझसे कहते हैं कुछ नया लिखा हो तो सुनाइए, तो मुझे ऊर्जा भी मिलती है और मेरी मानसिक भूख जो है वो शांत होती है। अच्छा, एक प्रश्न अब और आप बताइए कि जैसे आप और आपकी पत्नी
दोनों में ही बहुत ज़्यादा अंतर तो नहीं होगा उम्र में, जैसा कि मैं मानती हूँ, वो भी वृद्धि ही हैं। 3-4 साल। हाँ, तो अधिकतर घरों में मैंने ये देखा है कि जब पति पत्नी दोनों ही एक आयु में, एक वृद्धावस्था में होते हैं, तो अधिकतर पति वही चाहते हैं अपनी पत्नी से जो युवावस्था में चाहते थे, मतलब कि उसकी देखरेख, उसकी आज्ञा का पालन, वो सब कुछ वही चाहते हैं। वो ये नहीं देखते कि मेरी पत्नी भी इस अवस्था में है, वो ऐसा कैसे करेगी। इस विषय पर आपकी क्या राय है? मैं बहन जी एक बात मानता हूँ, पति पत्नी को एक दूसरे की आवश्यकता बुढ़ापे में पड़ती है, जी क्योंकि बुढ़ापे में वो पति पत्नी ना रह कर के मित्र हो जाते हैं। जी बच्चे अपने परिवार की ओर ध्यान देते हैं, यही बुढ़े बुढ़िया एक दूसरे से अपने मन की कह लेते हैं और शांत हो लेते हैं। जी अब चूंकि मेरे साथ तो यह है कि मुझे कोई कमी मेरे बेटे और पुत्र वधू नहीं होने देती, और पत्नी मेरी बहुत सरल है। जी शायद अगर वो साथ ना देती तो मैं साहित्य में आगे नहीं बढ़ पाता। जी तो पत्नियां, मैं एक चीज़ चाहता हूँ, जानता हूँ जी कि आप सामने वाले को जो चाहते हो जी पहले उसे परोस दो। हम नारियों का सम्मान करेंगे, हम सम्मान के हकदार बनेंगे। जी और नारी तो सब बराबर है, जी माँ भाई, माँ बहन, बेटी पुत्री सब बराबर है। तो इसलिए नारी का सम्मान मेरी दिमाग से, मेरी सोच है, पहले होना चाहिए। और मुझे हर बेटी, हर नारी छोटी बहन या बेटी के रूप में स्वीकार होती है। जी, बहुत सुंदर बात कही आपने कि जैसा हम चाहते हैं दूसरों से, वैसा ही हम अपने को उनके सामने उस तरह का रखें ताकि हमें भी वैसा ही व्यवहार मिले। ये वृद्धावस्था में आपके बहुत सुंदर विचार हैं। अच्छा, अब आप एक क्या संदेश देना चाहेंगे युवाओं को भी और वृद्धों को भी? आजकल आप सुनते हैं कि भाई दो पीढ़ी में टकराव बहुत अधिक है, जनरेशन गैप की बात बहुत अधिक कही जाती है। वृद्ध भी पल्ला झाड़ते हैं और युवा भी पल्ला झाड़ते हैं, और हमारे जो वृद्ध हैं उनको या तो युवा नहीं रखना चाहते या वो रहना नहीं चाहते, क्योंकि ताली एक हाथ से तो नहीं बजती। और वृद्धाश्रम की आप देख रहे हैं दीवारें खड़ी हो रही हैं, जबकि पहले समय में वृद्धाश्रम जैसी चीज़ हमने कभी सुनी ही नहीं थी, और आज ये हम क्यों सुनने में आ रहे हैं कि उनकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। तो आप ये बताइए कि कुछ ऐसा सुझाव दीजिए कि इस आयु में आकर क्या ऐसा करे, हमारी सरकार से आपकी क्या अपेक्षा है कि वो ऐसा करे कि जिसके बच्चे अपने माता पिता को तिरस्कृत करते हैं, उसको वृद्धाश्रम भेजने का सोचते हैं, तो हमारी क्या अतिरिक्त सरकार उन्हें दे ताकि उनका जीवन, शेष जीवन सम्मान के साथ गुजर जाए? देखिए बहन जी, ये एक सामाजिक विकृति है जी सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि सरकार को तो अपनी वोटों से ही फुर्सत नहीं है। जी हाँ, एक कमी महसूस ये होती है कि हम आज के परिवेश में अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे पाते, और ये समाज जो चल रहा है ये संस्कारों से चल रहा है। जी संस्कारों में मेरी 2 पंक्ति हैं। जी अब तो बड़ा मुश्किल आगे का सफ़र लगता है, क्या कयामत है, औलाद से डर लगता है। आजकल 99% लोग जो हैं वो अपने बच्चों से डरते हैं, जी और इसका सबसे बड़ी कमी है कि हम लोग अपने बच्चों को संस्कारित नहीं कर पाते। एक तो आप ये बताइए कि संस्कार, जैसे पहले आपने देखा होगा कि हमारे बच्चे एक अपने आप ही वास्तविक दिनचर्या से ही संस्कार सीख जाते थे, क्योंकि संस्कार ऐसी चीज़ तो है नहीं कि आपने उसको दूध में घोल के पिला दिया। ये तो माता पिता की जो दिनचर्या होती है उसी से बच्चा अपरोक्ष या परोक्ष रूप से संस्कारों को सीखता है। तो आज आप ये बताइए कि संस्कारों का अभाव, जो कहते हैं कि विकास के पैमाने बहुत ऊंचाई तक पहुंच गए हैं, बच्चों को भी आगे बढ़ना है क्योंकि प्रतिस्पर्धा है, तो किस प्रकार से करें हमारे अभिभावक आज के? उनको आप एक संदेश बताइए या एक सुझाव बताइए कि अभिभावकगण क्या करें कि बच्चों को संस्कार भी मिलते रहें और ये जो टकराव की स्थिति है ये कम से कम हो। एक सबसे बड़ी कमजोरी जो मुझे महसूस होती है, जी आध्यात्मिकवाद खत्म हो गया है। जी हमें याद है जब हम छोटे थे तो 3 चीज़ों से डरते थे, एक ईश्वर थे, जी एक बुजुर्गों से, जी और एक धर्म से। जी आज की जनरेशन इन तीनों से नहीं डरती है, बाकी सबसे डरती है। ईश्वर को और अल्लाह को कह रखा है मंदिर मस्जिद में रखो तो इबादत करेंगे,
सड़क पे आओगे तो मारेंगे। माँ बाप को कह दिया है क्यों चींची कर रहे हो, बाप तू इस आले में बैठ, माँ तू इस आले में बैठ। धर्म को जेब में डाल के चलते हैं। एक अठन्नी के लिए हिंदू भगवान की कसम खा जाता है, मुसलमान खुदा की कसम खा जाता है। तो जब तक ये आध्यात्मिकवाद से नहीं जोड़ा जाएगा, मैं तो ये महसूस करता हूँ कि हम लोग इतने दूर चले गए कि अगर रामलीला का मंचन ना हो तो हमारे बच्चे राम का चरित्र में न जाने क्या होता है। दूसरा, मैं देखता हूँ अपने शहर में भी और हर शहर में छोटे छोटे बच्चे जो नर्सरी केजी में पढ़ते हैं, जिन्हें अभी चड्डी पहनने की तमीज़ नहीं होती, जब स्कूल जाते हैं तो टाई बांध के जाते हैं। मेरी समझ में आज तक नहीं आया टाई का क्या अर्थ होता है। हमें तो याद है जब हम पढ़ते थे, देश ताज़ा ताज़ा आज़ाद हुआ था, 10वीं में थे हम, पूरे स्कूल में पैंट पहनने की परमिशन लड़कों को नहीं थी। पट्टेदार पजामा या नेकर पहन कर जाते थे। तो मेरी समझ में नहीं आया कि टाई बांधने से क्या फ़ायदा होता है। और टाई किसी को सही मायनों में बांधनी नहीं आती। मैंने इंटर ग्रेजुएशन के बच्चों को देखा है, टाई तो टाइट ही नहीं होती, खुली पड़ी रहती है। तो इसका क्या अर्थ है? कहाँ हमारे संस्कारों में है? कौन से हमारे जो धार्मिक चरित्र हैं, रामचंद्र जी, कृष्णचंद्र जी, और भी देखिए कौन टाई बांधते थे। या अब से 100-150 साल पहले ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे, राजा राम मोहन राय थे, उन्होंने किसने टाई बांधी? तो इसका मतलब ये आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम अगर अपने बच्चों को पश्चिमी सभ्यता की तरफ ले भी जा रहे हैं, उनसे हम तुलना भी करते हैं, तो कम से कम हम ये तो ज़रूर देखें कि ये चीज़ हम क्यों कर रहे हैं या इस चीज़ के करने से हमें कितना लाभ है। अंधाधुंध हम पश्चिमी सभ्यता की तरफ ना भागें। और अपने बच्चों को जिस तरह से हम ये शाहरुख खान, सलमान खान, इन हीरो को हम जिस तरह से अपने बच्चों को उनकी बात सुनते हैं, तो अपने महापुरुषों के विषय में भी हम बताएं कि भाई हमारे यहाँ जो ग्रंथ हैं उनका भी पठन पाठन बच्चे करें और माँ बाप उनको बताएं। ये आपका कहने का अर्थ है। तो बहुत साथियों, कितनी अच्छी और कहना चाहिए सकारात्मक बातें आज हमारे भाई नरेश राजवंशी जी ने हमारे बीच रखी। एक बात और कहना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेरे पूरे भारतवर्ष में अनेक बच्चों से, बेटियों से मेरी जान पहचान है जी। राम राम है, दुआ सलाम है। वो एला संबोधन वो मुझे सर करते हैं जी। तो मैं सबसे कहता हूँ, मैंने कहा रिश्तों का भारतीयकरण करो। चाचा जी, ताऊ जी, अब आयु देख लो मेरी, उस हिसाब से मुझे पुकारो दादाजी। फिर मैंने उन्हें एक बात समझाई, मैंने कहा सर जो है ये अंग्रेजी का शब्द है, इसमें 3 शब्द हैं SIR, और सर की उपाधि भी अंग्रेजी दिया करते थे। इस शब्द का पूरा अर्थ मालूम है आपको? बच्चे कहते हैं नहीं, तो मैंने उन्हें समझाता हूँ। इसकी फुल फॉर्म है सर, SIR, स्लेव आई रिमेन, मैं हमेशा से आपका गुलाम हूँ। तो मैंने कहा इस सर को छोड़ो और जो भावनात्मक रिश्ता है मुझसे वो जोड़ो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपने मतलब हर चीज़ का तर्क है आपके पास और हर चीज़ को आप बहुत अच्छी तरह से आपने आज हमको समझाया। तो हमारे लिए तो एक बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। और मैं आपको बताना भी चाहूँगी कि आजकल मैं एक पुस्तक वृद्धावस्था सामाजिक अध्ययन, ये इस पर मैं आजकल काम कर रही हूँ। और इसी के लिए मैं आप जैसे साहित्यकार, आप जैसे महान अनुभवी व्यक्तियों के बीच जाकर एक थोड़ा सा मेरा एक प्रयास है कि मैं आप लोगों के अनुभव उस पुस्तक में लिखने में मेरे बहुत काम आएंगे। और मुझे भी पता चलेगा कि वास्तव में समाज में एक वृद्धावस्था कहने के लिए ही नहीं, वृद्धावस्था के पीछे उसके परिदृश्य में हमारे बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो बहुत अच्छा लगा। अंत में 2 पंक्तियां आपकी मैं जरूर चाहूँगी, कोई भी जो आपकी इच्छा हो। देखिए मैंने लिखा तो बहुत कुछ है। नहीं, 2 पंक्तियां कोई भी जो आपको बहुत पसंद है। तुमने खुशियों से नाता जोड़ा, मैंने भी की थी तैयारी, लेकिन भाग्य हटीला ठहरा, निकली गम से रिश्तेदारी। बहुत सुंदर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस नाचीज़ को याद किया और एक
इंटरव्यू लेकर मुझे उपकृत किया आपने, आपको साधुवाद, धन्यवाद। नाचीज़ नहीं, वृद्ध तो एक अनमोल, जैसे कहते हैं ना, एक अनमोल खजाना होता है। जब लोग कहते हैं कि वृद्धावस्था अभिशप्त है, तो मैं ये सोचती हूँ कि इसको अभिशप्त कहना तो एक अनैतिक अपराध है, क्योंकि ये समय हमारे जीवन की एक अंतिम देरी होती है और हम अपने पूरे जीवन के जो कटु और मधु दोनों अनुभव लेके साथ चलते हैं, तो अभिशप्त तो हो ही नहीं सकता। हाँ भाई, पश्चिमी सभ्यता की तरफ अगर हम, लेकिन मैंने वहाँ के लोगों के भी बहुत सारे अनुभव लिए हैं। वहाँ वृद्धों का भारत से बहुत ज़्यादा सम्मान होता है। वहाँ वृद्धों के लिए कोई एक लक्ष्मण रेखा कभी नहीं खींची जाती। जो काम आप किसी भी उम्र में करना चाहते हैं, आप आराम से कर सकते हैं। वहाँ ये नहीं कि आप 80 के हो गए, आप गाड़ी नहीं चला सकते, आप ये कपड़े नहीं पहन सकते, आप ये खा नहीं सकते। आप सक्षम हैं तो सब कुछ कर सकते हैं। हमारे भारत में जो मुझे लगता है, शायद आप भी मेरी इस बात से को स्वीकार करेंगे, हमारे यहाँ बच्चों की शादियों के बाद हमारे लिए एक लाइन खींच दी जाती है कि अब आप वृद्ध हो गए, आप यहाँ क्यों जा रहे हैं, आप ये कपड़े क्यों पहन रहे हैं, आप ये काम क्यों कर रहे हैं। तो हम खुद को ना भी वृद्ध समझें, वो हमें वृद्ध बना देते हैं। तो हमें जज करने के लिए हम खुद जज हैं, जो मेरा मानना है। हमें कोई और क्यों जज करता है, क्योंकि अगर हमारा मन बूढ़ा नहीं है तो हमें आप क्यों बूढ़ा बना रहे हैं। तो ये चीज़ आप भी स्वीकार करेंगे कि ये हमारे समाज में, हमारे भारत में बहुत ज़्यादा है। बहुत बड़ी बीमारी है, बहुत बड़ी बीमारी है। तो बहुत बहुत आपका मैं आभार और धन्यवाद करूंगी कि रुड़की में आपसे मिलना हुआ और इतनी देर आपने हमें दी, इसके लिए आपको साधुवाद, धन्यवाद।